हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। इस समय हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। पिछले वीडियोस में हमने कुछ रूल्स देखे थे जिनके तहत हम अंग्रेजी बनाना सीखे थे सेंटेंसेस की। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज दिया था जिसमें आपको कई हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना था। तो देखते हैं आपने कैसे किया है और आप मैच करिए मेरे सेंटेंस से, आपका कितना सही है ये ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है, सूरज को प्रतिदिन पूरब में निकलना पड़ता है। देखिए, पड़ता है, ये बाध्यता प्रकट करने वाला सेंटेंस है, यानी हैज टू का प्रयोग होगा। तो कौन है इसका सब्जेक्ट? द सन हैज टू निकलना, राइज पूरब में, इन द ईस्ट प्रतिदिन, एवरीडे। क्या तुम्हें प्रत्येक मंगलवार को कक्षा में एक गीत गाना पड़ता है? ये भी सेंटेंस वही हैज टू का है, लेकिन इसमें क्या सबसे पहले लगा है और जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा होता है उन्हें मैंने बताया था आपको। सबसे पहले डू या डस का प्रयोग करेंगे अगर पढ़ता है तो। डू सब्जेक्ट है, यू हैव टू, डू यू हैव टू। क्या करना पड़ता है? गाना, सिंग। क्या गाना पड़ता है? गीत या गाना, अ सॉन्ग। कक्षा में, इन द क्लास, एवरी ट्यूसडे, प्रत्येक मंगलवार को। कुछ लोग इससे पहले ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन एवरी ट्यूसडे, लेकिन जब एवरी ईच लग जाता है या टुडे, इन सब से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रत्येक किसान को फसल उगाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, वही सेंटेंस है हैज टू का प्रयोग। प्रत्येक किसान, ईच फार्मर, ठीक है, हैज टू क्योंकि सिंगुलर है। परिश्रम करना, वर्क हार्ड। क्या करने के लिए? फसल उगाने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए। सीता को जंगल में बहुत कष्ट झेलने पड़े। पड़े मतलब पास्ट की बात हो गई तो हैड टू होगा। सीता हैड टू, कष्ट झेलना, सफर, बहुत, वेरी मच। सीता हैड टू सफर वेरी मच, जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। पिताजी को तुम्हें यह क्यों कहना पड़ा? पड़ा, हैड टू का प्रयोग होगा, लेकिन पिताजी को तुम्हें यह क्यों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट में है, तो इसलिए इसमें हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे व्हाई। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें डिड का प्रयोग करेंगे हम। डिड सब्जेक्ट है, द फादर हैव टू। अब इसमें हैव टू होगा, हैड टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिड लग चुका है। तो व्हाई डिड द फादर हैव टू टेल यू दिस, कहना पड़ा, टेल, तुम्हें, यू, ये, दिस। मुझे हर रविवार को इस कमरे में पोछा लगाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट है, आई हैव टू, पोछा लगाना, वाइप, इस कमरे में, इन दिस रूम। ओनली दिस रूम भी कर सकते हैं, इस कमरे को पोछा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एवरी संडे, हर रविवार को। अगला सेंटेंस है, मेरे बॉस को इस ट्रेन से पटना नहीं जाना है। देखिए, मैंने बताया था कि पढ़ता है और करना है, करना, ये भी सेम स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की, वही हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो मेरे बॉस, माई बॉस, नहीं जाना है, डज नॉट हैव टू, ये हो जाएगा। जाना है, गो, कहाँ जाना है? पटना, तो जहां जाना उससे पहले टू लगाएंगे, टू पटना, इस ट्रेन से, बाय दिस ट्रेन। शिवम को तो यह मुझे बताना ही पड़ेगा, फ्यूचर हो गया तो विल हैव टू का प्रयोग होगा। शिवम विल हैव टू बताना, टेल मी दिस, बताना पड़ेगा मुझे दिस, ये। देखिए यहाँ अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि टेल दिस टू मी ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था एक बार कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक निर्जीव और एक सजीव। अगर सजीव ऑब्जेक्ट यानी मैं, मी, तो सजीव हो गया, को पहले लिख रहे हैं तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को तुरंत बाद लिख दिया जाएगा। इसका डिफरेंस कैसे करते हैं? कौन और क्या, किसको और क्या, ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो जो किसको का आंसर होगा वो सजीव होगा और जो क्या का आंसर होगा वो निर्जीव होगा। तो किसको है या मुझे, मुझको, तो ये पहले लिख दिया हमने, और क्या का आंसर दिस, क्या बताना पड़ेगा? ये, इसका तुरंत लिख दिया बाद में, तो मी दिस। लेकिन अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए,
यानी दिस को पहले लिख दिया जाए निर्जीव कर्म को, तो सजीव कर्म से पहले टू का प्रयोग कर देंगे हम। टेल दिस टू मी, ऐसा हो जाएगा। मी दिस को अगर उल्टा करके लिखें तो दिस टू मी, ऐसा हो जाएगा। मुझे कुछ कहना है, सिंपल है, आई हैव टू, कहना है, से कुछ, समथिंग। तुम्हें क्या कहना है, यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, और जब ये क्वेश्चन है तो अब ये डू यू हैव टू ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू होता, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ डू लगाएंगे। यू हैव टू से वर्ब। शायद आर्या को स्टेज पर डांस करना है, शायद, जब भी शायद आ जाए तो सबसे पहले शायद की अंग्रेजी लिख देते हैं परहैप्स, ठीक है। अब सेंटेंस है आर्या को स्टेज पर डांस करना है, सब्जेक्ट है आर्या हैज टू डांस, डांस करना है स्टेज पर, ऑन दी स्टेज। शिवांगी को अब किचन में अपनी माँ की मदद नहीं करना पड़ता है। सेंटेंस बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस एकदम इजी है, आप नियमतः करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए शिवांगी, नहीं करना पड़ता है मतलब डज नॉट हैव टू हो जाएगा शिवांगी अकॉर्डिंग। क्या नहीं करना पड़ता, मदद, हेल्प, ठीक है, ये वर्ब हो गई। किसकी मदद, उसके माँ की, अपनी माँ, हर मदर। अब देखिए किचन में, इन द किचन, एक वर्ड अब है, अदर वर्ड नाउ, तो शिवांगी डज नॉट हैव टू हेल्प हर मदर इन द किचन नाउ। अगला सेंटेंस है हमें तुम्हारे लिए सब सहना पड़ता है, पड़ता है वी हैव टू, सहना बियर, सब मतलब एवरीथिंग, हर चीज सहनी पड़ती है, तुम्हारे लिए फॉर यू, वी हैव टू बियर एवरीथिंग फॉर यू। आपको मेरे लिए घड़ी लानी पड़ेगी, फ्यूचर है मतलब विल हैव टू, यू विल हैव टू ब्रिंग, लानी पड़ेगी। अ वॉच, क्या लानी पड़ेगी, घड़ी, फॉर मी, मेरे लिए। क्या सौरभ को अब नहीं खेलना है, वही हैज टू का प्रयोग होगा, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव डज लग जाएगा, जब भी डू डज डिड लग जाता है तो ये ऑटोमेटिक हैव टू हो जाते हैं सभी। तो डज सौरभ इंट्रोगेटिव ही है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, डज सौरभ नॉट हैव टू खेलना प्ले अब नाउ। तुम्हें प्रतिदिन यह कमरा साफ क्यों करना पड़ता है, तो क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। अब इंट्रोगेटिव है तो डू यू हैव टू ऐसा बनाएंगे। साफ करना क्लीन यह कमरा, दिस रूम, प्रतिदिन एवरीडे। उसको ऑफिस में देर रात तक क्यों रुकना पड़ता है, वैसा ही सेंटेंस है, क्यों, सबसे पहले व्हाई। अब देखिए यहाँ डू यू हैव टू था, इसमें डज ही हैव टू, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है तो यहाँ डू लगा, और इसका सब्जेक्ट वह है उसको तो ही है, तो इसलिए डज हो गया सिंगुलर। तो व्हाई डज ही हैव टू, रुकना, स्टे इन ऑफिस, ऑफिस में देर रात तक, मैंने इंग्लिश लिख दिया था आपको, टिल लेट नाइट। अभी अभी अपने घर जाना है, अभी अभी। आई हैव टू गो माई होम, आई हैव टू गो माई होम जस्ट नाउ, अभी अभी, या राइट नाउ भी लिख सकते हैं, वैसे जनरली राइट नाउ का प्रयोग करते हैं अभी अभी, लेकिन जस्ट नाउ भी लिख सकते हैं। अच्छा, माई को मैंने यहाँ ब्लू क्यों किया हुआ है, माई को ब्लू इसलिए किया है, बिना माई के भी ये सेंटेंस हो सकता है। आई हैव टू गो होम, जब होम लिखा जाता है तो ये अपना ही घर होता है, इसलिए आप माई लगाना जरूरी नहीं है, बट माई चूंकि अपने लिखा हुआ स्पेशली, इसलिए आप माई लिखें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अच्छा, जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में कि ये कैसे ट्रांसलेशन हो रहे हैं, तो इसके लिए वो मेरे पुराने वीडियो को देखें जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चैप्टर लेते हैं। तो नया चैप्टर में क्या है, टेंस हम सीखेंगे, टेंसेस। देखिए, एक बार मैंने जब ट्रांसलेशन आपको पढ़ना स्टार्ट किया था, करा था, तब मैंने टेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि टेंस कितने होते हैं। तो जनरली टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान मतलब जो हमारे सामने समय चल रहा है,
भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य माने जो आने वाला टाइम है वो भविष्य काल है। कह रहा देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच टेंस। कह रहा प्रत्येक टेंस के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, प्रत्येक टेंस के। देयर आर, देखिए मैंने देयर का प्रयोग हुआ यहाँ पे, सेंटेंस आपने देयर का प्रयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हर टेंस के 4 अलग अलग रूप होते हैं। वो कौन कौन से रूप होंगे देख लीजिए, ये हैं। सिंपल टेंस यानी सभी टेंस में सिंपल टेंस होगा या इंडेफिनिट टेंस फॉर्म कहेंगे उसको, सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म, परफेक्ट टेंस फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। ये सभी टेंस के 4 हैं, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 10 इस प्रकार से देयर विल बी अ टोटल ऑफ फॉलोइंग 12 टेंसेस। इस तरह से क्या हो जाएगा, कुल 12 टेंस बन जाएंगे जो कि फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित हैं। यानी सभी तीनों के 4 हो गए तो 4 तियां 12 हो गए, 4 into 3। देखते हैं कैसे बनेंगे 12। देखिए प्रेजेंट टेंस के ये 4 हो गए। अब हम पहले को सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म हुए। अब इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म होंगे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स हुए। इसी तरह फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स हो जाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हो गए। तो इस तरह से ये 4 into 3 करें तो 12 टेंस हो गए, 4 तीनों के फॉर्म्स हो गए। अब हम इनको एक एक करके सभी टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के सारे टेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। इसमें सारी टेक्निकलिटीज को आप समझ लीजिए तो आगे टेंसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सभी टेंस की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। ये 2 इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू एंड डज, ठीक है। इसका काम बाद में लगेगा, अभी सबसे पहले समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। कह रहा प्रायः, प्रायः मतलब अक्सर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द होते हैं। पहचान, पहचान का मतलब यह है कि कोई हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रायः मतलब अक्सर उनमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द लगा होगा। प्रायः इसलिए लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि ता है, ती है लिखा ही हो, जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखा हो सकता है, तो भी आपको पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानेंगे, तो आगे देखिए वर्तमान काल में सतत प्रक्रिया का भाव प्रकट होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्तमान काल में सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि कोई कार्य होता रहता है, ठीक है, कोई कार्य सतत चल रहा होता है, किंतु कार्य के पूरा न होने के बारे में पता चलता है। लेकिन क्या होता है, कार्य के पूरा नहीं होने के बाद, यानी आपको उस सेंटेंस से ये भी प्रकट हो जाएगा कि काम पूरा नहीं हुआ, ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि कार्य प्रत्यक्ष आंखों के सामने ही घटित हो। जैसे लगेगा कि कार्य प्रेजेंट टेंस में तो हो रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपके आंखों के सामने ही हो रहा हो। कोई कार्य के बारे में पता चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके सामने ही वो चीज हो रही हो, जरूरी नहीं है। अगला बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें, इस टेंस के प्रयोग से किसी क्रिया या कार्य के सामान्यतः या नियमित रूप से होते रहने के बारे में बात की जाती है। मतलब इसका मेन जो भाव है ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा क्या करते हैं हम, कोई कार्य के नियमित होते रहने के बारे में हम बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा तो ऐसा लगेगा ये कार्य नियमित चलता रहता है, होता रहता है, इस बारे में बात की जाती है। तो ये तो हो गई पहचान। एग्जाम्पल देखिए कैसे समझेंगे, जैसे कुछ वाक्यों के द्वारा आप समझ लीजिए
कि किस तरह से सतत प्रक्रिया होती है, किस तरह से ताहे तीहे होता है। जैसे मैं एक अस्पताल में काम करता हूं, तो इसमें तो आपने ताहू से पहचान लिया, ठीक है। काम करता हूं का मतलब ये है कि ये सतत मेरा काम है, मैं उसी अस्पताल में काम करता हूं, मतलब डेली का मेरा यही काम है। सूरज पूरब में उदित होता है, इसमें भी ता है, ता नहीं है तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरब में उदय होने का उसका सतत काम है, वो हमेशा का यही काम है, वो करता रहता है। रिया कक्षा 7 में पढ़ती है, 7 में पढ़ने का मतलब 7 में पढ़ती रहती है वो, ठीक है। फिलहाल वो 7 में पढ़ती है, मतलब डेली का उसका काम है 7 में पढ़ना है। वह ट्रेन से मुंबई जाता है, तो एक ही बार नहीं, जाता है का मतलब वो जाता रहता है, जब भी मुंबई जाता है वो ट्रेन से मुंबई जाता है, मतलब ये हुआ। मोहन अब यहाँ रहता है, हम हमेशा आपकी परवाह करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब करता हूँ कोई दिखाने वाली बात तो है नहीं, दिखेगा थोड़ी कि करता हूँ, आप चाहे न रहो तब भी मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मतलब जरूरी नहीं कि आंखों के सामने कोई कार्य घटित हो। मुझे तुमसे नफरत है, ये सेंटेंसेस मैंने ब्लू किया हुआ है, क्यों? क्योंकि इनमें ता है ती है नहीं है। देखिए, मुझे तुमसे नफरत है, ये नफरत है, इसमें ता है नहीं है, इसमें ता है, वो ता को ता मत सोचिए। मुझे गाना गाना पसंद है, मेरी बेटी को मुझसे बहुत प्यार है, राम के पास एक नई दूरबीन है। तो इनमें ता है ती है नहीं है, इनको आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे सतत प्रक्रिया। मुझे तुमसे नफरत है मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूं, अपने मन से इसका सेंस देख लिए। मुझे गाना गाना पसंद है मतलब मैं गाना गाना पसंद करता हूं, इस तरह से आप सोचिए। मेरी बेटी को मुझसे बहुत प्यार है मतलब मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो जरूरी नहीं है कि ता है सेंटेंस में आए, आपको सेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा कि ये ता है ती है ते हैं वाले वाक्य ही हैं। राम के पास एक नई दूरबीन है, अब इसमें ता है का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये पास वाले से आपको लग रहा होगा कि ये हैज हैव का प्रयोग है, ठीक है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, लेकिन इसमें ता है भी आएगा। कैसे? राम एक नई दूरबीन रखता है, आया ना ता है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, इन दोनों में ता है ती है, यानी ये सतत प्रक्रिया का भाव है। तो ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, अभी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इनको आप समझेंगे कि अलग अलग क्यों है। भौंकते हैं और भौंका करते हैं, मतलब भौंकते हैं का मतलब कि कहीं पे कुत्ते रहते हैं, रह रहे हैं, आप उनके बारे में जानते हैं तो आप बता रहे हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंका करते हैं मतलब कि जनरली हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कुत्ता हो उसकी आदत होती है भौंका करते हैं, तो जब एक करते हैं आता है इसका मतलब हैबिट उनकी प्रकट होती है, तो ये हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जैसे जनरली जो बात की जाती है वो साधारण वाक्य होते हैं। इनका ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे, इसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं कोई अन्य शब्द तो उनको लिखेंगे। लेकिन इनमें भी कुछ रूल्स लगेंगे। देखिए, रूल नंबर 1 कह रहा आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों रखते हैं। ज्यों का त्यों का मतलब ये है कि मेन वर्ब का मतलब बताया था मैंने, मेन वर्ब क्या होता है? कोई क्रिया, जैसे कि जाना क्रिया है तो जाना की अंग्रेजी गो होती है तो गो को गो लिख देंगे। ज्यों का त्यों का मतलब ये होता है कि जो आप जानते हैं अंग्रेजी का वर्ड उसके बारे में उसी को लिख देंगे। अगर खाना की अंग्रेजी ईट होती है तो ईट को ईट ही लिख देंगे, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। ये MV1 ऐसे लिखा हुआ ना, MV मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है या वी है, यू है, दे है तथा प्लूरल नाउन्स का कोई सब्जेक्ट है, अगर जैसे लड़के लड़कियां ये सब प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स। अगर सब्जेक्ट में ही सी इट या सिंगुलर नाउन है कोई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ज्यों का त्यों नहीं रखेंगे, उसमें एस या ES लगाएंगे लास्ट में। एस या ES लगाना मैंने आपको प्लूरल नंबर बताते समय सिखाया था कि किस तरह से हम कब एस जोड़ते हैं कब ES जोड़ते हैं, ठीक है। बस इतना ही रूल है इसमें। देखिए एग्जाम्पल समझिए, मैं एक अस्पताल में काम करता हूं, मैं सब्जेक्ट हुआ आई, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आई लिखेंगे, इसके बाद मैं है तो मतलब ज्यों का त्यों आ जाएगा,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काम करना की अंग्रेजी वर्क होती है, आई वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आई वर्क मैं काम करता हूं अस्पताल में, इन अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल में। सिंपल है। सूरज पूरब में उदित होता है, सूरज सब्जेक्ट हुआ सूरज, देखिए द सन, ठीक है, द सन। अब उदय होना की अंग्रेजी होती है राइज, लेकिन सन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर, इसलिए एस या इस लगाएंगे, तो ई तो ऑलरेडी लगा, इसमें एस लगा दिया, तो राइजेज हो गया पूरब में, इन द ईस्ट। रिया कक्षा 7 में पढ़ती है, रिया भी सिंगुलर है, तो रिया सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, अब इसमें एस एस लगाना था इसलिए एस लग गया, रीड्स इन क्लास 7, कक्षा 7 में। वह ट्रेन से मुंबई जाता है, सिंगुलर नाउन है, ही, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, एस एस लगाना इसलिए गोज हो जाएगा, क्योंकि वह सिंगुलर है। ही गोज कहाँ जाता है, मुंबई, जहां जाया जाता है उससे पहले टू लगाते हैं, गोज टू मुंबई ट्रेन से, बाई ट्रेन, साधन के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताया था। मोहन अब यहां रहता है, सिंपल है, मोहन सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लग जाएगा, लिव्स एस लगा, यहां हेयर नाउ। हम हमेशा आपकी परवाह करते हैं, सब्जेक्ट हम है, ज्यों कहते हैं वर्ब लिखेंगे वी। जब हमेशा आ जाए कभी सेंटेंस में, हमेशा, प्रायः, कभी नहीं, इस तरह वाले जो शब्द होते हैं उनको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है। तो हम हमेशा, वी ऑलवेज, अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केयर फॉर यू, जिसकी परवाह करते हैं उससे पहले यू लगाते हैं, ये केयर के साथ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। तो वी ऑलवेज केयर फॉर यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये तो सब जानते होंगे, बहुत फटाफट बता देंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू बहुत, वेरी मच। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली समझिए, सब्जेक्ट आई है, इसलिए लव मीन्स प्यार करना को ज्यों का त्यों लिखा गया, क्योंकि वर्ब के में एस एस नहीं लगेगा। तुमसे प्यार करता हूं मतलब तुम सब्जेक्ट हो, आई लव यू बहुत, ये एक एडवर्ब है, वेरी मच। मुझे तुमसे नफरत है, देखिए ता है ती है नहीं है, लेकिन मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो आई हेट, नफरत करना, यू। मुझे गाना गाना पसंद है, मतलब मैं गाना गाना पसंद करता हूं, तो मुझे का मतलब मी नहीं है, सब्जेक्ट है, तो आई पसंद करता हूं, लाइक क्या पसंद करता हूं, गाना, टू सिंग, क्या गाना, गीत यानी गाना, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग। राम के पास एक नई दूरबीन है, आप हैज हैव से भी सेंटेंस बना सकते हैं, राम हैज। अब देखिए यहाँ हैज क्यों लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगना चाहिए। एक्चुअली रखना की अंग्रेजी होती है हैव, ये, ठीक है, ये हैव, लेकिन राम सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा। जब हैव में हम एस एस लगा के कोई बनाएंगे तो इसी का एक कन्वर्टेड फॉर्म है हैज, इसमें एस लग गया, ठीक है। तो ये हैज जो है एस या एस लगा करके बना हुआ इसका फॉर्म है हैव का। तो राम हैज क्या रखता है, एक नई दूरबीन, अ न्यू टेलीस्कोप। अगर राम की रखना की अंग्रेजी हम पॉसेस लिखें, ठीक है, ये तो इस तरह बना सकते हैं, राम रखता है, राम पॉसेस, और राम सिंगुलर है इसलिए ई एस इसमें लग जाएगा, पॉसेसेस क्या, एक नई दूरबीन, अ न्यू टेलीस्कोप। कुत्ते भौंकते हैं, सिंपल है, कुत्ते भौंकते हैं, इसमें होगा द डॉग्स, कुत्ते बार्क, भौंकते हैं, डॉग्स प्लूरल है इसलिए सिंपल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, बार्क मीन्स भौंकना होता है। अच्छा, कुत्ते भौंका करते हैं, जब हैबिट प्रकट करना हो प्रेजेंट टेंस में कॉमन नाउन्स के साथ, तब क्या करते हैं, तो केवल ये दी जो आर्टिकल है इसको हटा दीजिए, डॉग्स बार्क, इतना बस ये डिफरेंस है। डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंका करते हैं, ये हो जाएगा, इसमें दी न लगाने से इतना मतलब मीनिंग में चेंज हो गया है, ध्यान रखिए।
तो डॉग्स बार्क जो है ये एक हैबिचुअल एक्शन है। जब भी कॉमन नाउन से पहले आप दी हटा देंगे तो ये हैबिचुअल एक्शन प्रकट होने लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा करके नॉट लगाएंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं था, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। डू या डज लगाएंगे और नॉट, ठीक है। फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। कहाँ डू डज लगाएंगे, देखिए रूल कह रहा है आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डू या डज एक ही लगाना है, तो आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि कहाँ डू लगाएंगे कहाँ डज लगाएंगे। अच्छा, एक रूल और है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यदि वाक्य में कभी नहीं, निगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर कभी नहीं का प्रयोग हुआ है वाक्य में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगाएंगे। तो जब नेवर लगा देंगे तो ये जो डू डज नॉट ये लिखा हुआ है ये नहीं लगेगा, क्योंकि नेवर लग गया मतलब इसका काम खत्म। तो नेवर का प्रयोग करते हैं तथा नियमतः मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नेवर लग गया सेंटेंस में तो डू डज का काम खत्म, नॉट का भी काम खत्म। तो अगर जरूरत लग रही है आपको सिंगुलर नाउन के हिसाब से तो एस या ईएस का भी प्रयोग करेंगे हम, अगर ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट है। ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी निगेटिव भी है तब भी एस या ईएस का प्रयोग होगा, कब, जब नेवर का प्रयोग होगा। मैं अब अस्पताल में काम नहीं करता हूं, नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट है आई के साथ। अच्छा, यहाँ अब है तो अब की अंग्रेजी नाउ मैंने पहले लिख दिया है। अब आपको लग रहा होगा नाउ पहले क्यों लिखा गया। ये जो नाउ होते हैं, अब, आज, कल, ये सारी चीजें इनको हम सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। चाहे सेंटेंस के बाद में लिखे चाहे सेंटेंस के पहले, से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाउ को हॉस्पिटल के बाद भी लिख सकते थे, तो इसको इसलिए कंफ्यूज मत हो। अब सब्जेक्ट है आई, डू या डज के बाद नॉट लगाएंगे तो आई के साथ डू लगेगा, डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट काम करना, वर्क, आई डू नॉट वर्क अस्पताल में, इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। सूरज पश्चिम में नहीं उदित होता है, द सन, ठीक है। सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा। अब यहाँ राइज। अच्छा देखिए, अब ऐसे ही ऐसा काम नहीं रहेगा यहाँ पे। जब डू या डज लगा देंगे तो ऐसा ही ऐसा काम खत्म हो जाएगा। डू नॉट राइज इन द वेस्ट, पश्चिम में। मेरा भाई झूठ कभी नहीं बोलता, देखिए ये कभी नहीं वाला वाक्य। तो सब्जेक्ट है माई ब्रदर, मेरा भाई। अब इसके तुरंत बाद नेवर आ गया, ठीक है। अब जब नेवर आ गया तो अब क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई टेल। चूंकि मेरा भाई सिंगुलर है इसे, इसमें ऐसे इसका प्रयोग करेगा, ये लिखा हुआ है नियमता। तो टेल्स अ लाई, झूठ। तो ये निगेटिव सेंटेंस भी आपने सीख लिया है। तो अब मैं चाहूंगा कि आपको एक एक्सरसाइज दी जाए जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हो और कुछ मिक्स जो सेंटेंस हैं जो पहले आपने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग भी हो। तो देखिए, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। गरिमा उर्दू नहीं जानती है। जनरली ये इंडेफिनिट के ही सेंटेंस है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस मैंने पुराने वाले रूल से भी लिख दिया होगा। अगर लिखा है तो, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो आप इनका ट्रांसलेशन करिए। कुछ वर्ड्स इसमें डिफिकल्ट लग रहे होंगे जिनकी अंग्रेजी आपको नहीं आती होगी, तो उनकी अंग्रेजी मैंने लिख दिया है यहाँ। छिपना, सेट, समय पर, इन टाइम। यहाँ देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो आपको यहाँ से मिल जाए हेल्प वो यहाँ से ले लीजिए। और इसके बाद भी अगर किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आती तो आप सर्च करके गूगल में सर्च करिए, उसको देख कर लिखिए। नहीं मिलता है तो मेरे अगले वाले वीडियो में आप अपने सेंटेंसेस को मिलाइएगा, उनसे आप देखिएगा कितना आप सही करें। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी।